नमस्कार, स्वदेश आज में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ सौमित्र बुद्धकर। शो की शुरुआत करेंगे बाजार की खबरों के साथ, जहां लगातार 8 दिनों की तेजी पर आज ब्रेक लग गया। निफ्टी आज करीब 200 अंक गिरकर 17,800 के नीचे बंद हुआ है। वहीं सेंसेक्स में 650 अंकों से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली। दिन भर बाजार में कैसा एक्शन रहा, बता रही है मेरी सहयोगी मानसी दवे। बिल्कुल, तो बाजार जब आज खुले तो ऑफकोर्स लग रहा था कि 18,000 के लेवल्स भी दिख जाएंगे, लेकिन दिन भर बाजार में जो ट्रेंड दिखा वो गिरावट जो है हावी होती हुई ही दिखी और करीब 8 सेशंस की मजबूती के बाद आज म्यूटेड ट्रेड्स मार्केट्स ने कर दिखा। क्लोजिंग भी कुछ इन्हीं लेवल्स पर हमने बिकवाली के साथ देखी। इस बीच अगर स्टॉक स्पेसिफिक, सेक्टर स्पेसिफिक रिएक्शंस को देखेंगे, ऑफकोर्स IRCTC जैसे स्टॉक पर फोकस रहा, क्योंकि डिजिटल एसेट मोनेटाइजेशन की जो खबरें आती रही उसके ठीक बाद हमने देखा ये स्टॉक में अच्छे रिएक्शन, अच्छे मूव्स थे और ये मूव्स थ्रू आउट 2 ट्रेडिंग सेशन पर कायम रहे। अडानी ग्रुप स्टॉक्स इस हफ्ते के गेनर्स या कह सकते हैं कि टॉप परफॉर्मिंग स्टॉक्स की कैटेगरी में शामिल रहे, क्योंकि अडानी ग्रुप से जुड़े तमाम स्टॉक्स में अच्छी तेजी के बीच हमने कामकाज देखा, चाहे फिर अडानी एंटरप्राइजेज हो, अडानी पावर हो, अडानी टोटल गैस हो, हर तरफ अच्छी तेजी ही देखने को मिली। अब आइए टॉप गेनर्स की अगर बात करें, इस हफ्ते टॉप गेनिंग मोमेंटम हमने ऑटोमोबाइल प्ले में भी कई सारे स्टॉक्स में देखे। वहीं लाइफ इंश्योरेंस स्टॉक में HDFC लाइफ पर जरूर ध्यान रखें, क्योंकि अच्छी मजबूती के बाद साथ पूरे हफ्ते ये स्टॉक ने ट्रेड कर दिखाया। और L&T ऑफकोर्स यहाँ पर भी हमने अच्छी मजबूती के साथ ही पूरे हफ्ते ट्रेड देखा और आज भी ये ट्रेड जो है हरे निशान के साथ ही क्लोज करने में कामयाब रहा। टॉप लूजर्स की अगर बात करें, UPL, ONGC, अपोलो हॉस्पिटल जैसे स्टॉक्स थे। इस हफ्ते फार्मा ने कोशिश जरूर की, लेकिन परफॉर्मेंस दिखाने में कामयाब नहीं रहा और फार्मा से जुड़े सारे स्टॉक्स में कमजोरी हमने देखी। हालांकि आज के सत्र में हमने देखा वोकहार्ट जैसे स्टॉक में अच्छी तेजी के बीच दमदार एक्शन देखने को मिला। सन फार्मा, एडवांस रिसर्च जैसे स्टॉक्स भी थे जो कि अच्छी मजबूती के साथ ट्रेड कर रहे थे। वहीं टॉप कॉन्ट्रीब्यूटर्स ऑफ द वीक की अगर बात करें तो इस सूची में भारतीय एयरटेल का स्टॉक, टेलीकॉम प्लेज लगातार फोकस में थे। हमने कुछ खबरें भी टेलीकॉम स्टॉक से जुड़ी, टेलीकॉम डेटा को भी देखा और उसके ठीक बाद हमने टेलीकॉम एंसिलरी स्टॉक्स में भी अच्छी मजबूती के बीच ही ट्रेड देखें। बैंकिंग स्टॉक्स में कोटक बैंक ने परफॉर्म करने की कोशिश जरूर की, हालांकि पूरे हफ्ते बैंकिंग स्पेस की अगर बात करें परफॉर्मेंस दिखाने की कोशिश रही और आज के सत्र में बैंक स्टॉक्स परफॉर्म नहीं कर पाए। निफ्टी के टॉप लूजर अगर कंट्रीब्यूटर्स की अगर बात करें, SBI, टाटा स्टील, ICICI बैंक जैसे स्टॉक्स है जो कि हफ्ते भर में परफॉर्म नहीं कर पाए। और साथ ही इंफ्रा स्पेस की अगर बात करें, टॉप गेनर ऑफ द वीक यह कहा जाएगा, क्योंकि अदानी पोर्ट्स जैसे स्टॉक और साथ ही कनेक्टिंग प्लेस जैसे कि सीमेंट स्टॉक्स में अच्छी मजबूती के साथ हमने ट्रेड देखा। सीमेंट पैक में अच्छी तेजी आज के सत्र में भी देखने को मिली। रियल्टी ने सेकेंड लार्जेस्ट विनिंग स्ट्रीक आज इस हफ्ते दिखाया, तो क्लियरली रियल्टी, सीमेंट, कुछ तमाम प्लेस थे, अडानी ग्रुप था, FMCG था जो कि पूरे हफ्ते परफॉर्म करता रहा, लेकिन आज की क्लोजिंग की अगर बात करें कमजोरी के साथ ही ट्रेड्स क्लोज होते हुए दिखे। देश में महंगाई अप्रैल के पीक स्तर से नीचे आई है, लेकिन अभी भी ये ज्यादा है। RBI के मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मिनट्स में RBI गवर्नर ने ये बातें कही हैं। इसमें MPC के और मेंबर्स का क्या कहना है, बता रहे हैं मेरे सहयोगी अंकुर मिश्रा। जी हाँ, MPC के मिनट्स रिलीज हुए हैं और RBI गवर्नर शक्तिकांता दास ने फिर से एक बार बोला है कि वॉट एवर इट टेक्स अप्रोच जो है RBI की वो कंटिन्यू रहेगी। साथ ही साथ JR वर्मा ने अपने डिसेंटिंग व्यूज एक बार फिर से दिए हैं और इस बार उन्हें प्रॉब्लम जो है वो है विड्रॉल ऑफ एकोमोडेशन की जो वर्डिंग है RBI पॉलिसी के डॉक्यूमेंट में, वहाँ पर उनको ऐसा लगता है वो काफ़ी कंफ्यूजिंग है। RBI को या तो आगे का गाइडेंस देना चाहिए या फिर कंफ्यूजिंग गाइडेंस तो बिल्कुल नहीं देना चाहिए। साथ ही साथ उनका ये कहना है कि 6.5% के टर्मिनल रेट की तरफ हम बढ़ रहे हैं और ऐसा लगता है जो पॉलिसी डॉक्यूमेंट के पढ़ने से वो ये भी साफ करते हैं कि ये टर्मिनल रेपो रेट 6.5% है या नहीं, ये सर्टेन नहीं है, लेकिन वो डेफिनेटली वो अभी का जो 5.4% रेट है उससे ऊपर रहेगा। तो आगे जो एग्रेसिव पॉलिसी टाइटनिंग है उसकी संभावनाएं बढ़ जाती हैं। हालांकि ये MPC का डिसीजन है कि वो रेट बढ़ाएं या नहीं। साथ ही साथ लगभग सभी मेंबर्स ने अपने जो ओपिनियन है वो दिया है कि जो इन्फ्लेशन है जो अभी भी RBI के टॉलरेंस बैंड से ऊपर बना हुआ है। यहाँ पर अगर हम RBI डिप्टी गवर्नर माइकल पात्रा की बात करें तो उन्होंने बोला है कि ग्लोबल आउटलुक अभी भी अनसर्टेन है और जो डाउनवर्ड रिस्क है वो बनी हुई हैं। साथ ही साथ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के ED राजीव रंजन ने बोला है कि जो ग्लोबल जियोपॉलिटिकल सिनेरियो है जिससे काफ़ी सारे प्राइस शॉक्स आए वो अभी भी अनसेटल्ड है। साथ ही साथ फ्रंट लोडिंग का जो पॉलिसी एक्शन है उससे मॉनेटरी पॉलिसी की क्रेडिबिलिटी को बल मिलता है, क्योंकि आगे जाके आपको एग्रेसिव वो हाइक की टेम्पटेशन थोड़ी कम रहेगी। HPCL ECB के जरिए फंड जुटाने की तैयारी कर रही है। इस फंड का कहां इस्तेमाल होगा, पूरी खबर की डिटेल्स दे रहे हैं मेरे सहयोगी अनुराग। हमारे सूत्रों के मुताबिक PSU रिफाइनर HPCL
50 करोड़ डॉलर का एक नया ECB लोन उठाने की तैयारी में जुटा हुआ है। इस लोन के ज़रिए 2019 में HPCL ने जो डॉलर लोन लिए थे, कंपनी उसका रीफाइनेंस करेगा। ये लोन की अवधि तकरीबन 24 महीने है और बेस साइज़ 20 करोड़ डॉलर है। साथ में 30 करोड़ डॉलर का ग्रीन शू ऑप्शन है, जिसके ज़रिए कंपनी अधिक से अधिक रकम जुटा सकती है। HPCL का ये नया लोन एक ऐसे समय आ रहा है जब कंपनी की डॉलर डेट स्प्रेड्स गिर रही हैं। पिछले महीने ये स्प्रेड्स 200 बेसिस पॉइंट के ऊपर थी, जो रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध के बाद उच्चतम स्तर था। ये लोन की ये अहमियत भी है कि ये भारतीय कंपनियों की ऑफशोर डेट उठाने की क्षमता को टेस्ट करेगा। राज्यों के IEX पर पावर ट्रेडिंग रोक मामले में नए डिटेल्स निकल कर आ रहे हैं। पावर सेक्टर के पेमेंट को लेकर अनुशासन चाहती है केंद्र सरकार। डिटेल्स के साथ जुड़ गए हैं मेरे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी। देखिए, पावर जनरेशन कंपनियों के बकाये का भुगतान नहीं करने की वजह से 13 राज्यों को पावर एक्सचेंजेस पर बिजली खरीदने से रोक लगा दी गई थी, लेकिन जो जानकारी मिल रही है उसके हिसाब से 6 राज्यों ने पेमेंट का भुगतान कर दिया है, ठोस आश्वासन दिया है, जिसके बाद उन पर से ये रोक हटा ली गई है और आज वो रियल टाइम मार्केट में ट्रेड कर पाएंगे। लेकिन 7 राज्यों ने अभी भी भुगतान नहीं किया है, कोई आश्वासन नहीं दिया है और उन पर ये रोक अभी भी जारी है। सूत्र बता रहे हैं कि ऊर्जा मंत्रालय इन राज्यों के लगातार संपर्क में है और कोई ठोस समाधान निकालने के प्रयास हो रहे हैं। ये जो 7 राज्य हैं उसमें तमिलनाडु, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, मिजोरम, राजस्थान और तेलंगाना जैसे जो राज्य हैं वो शामिल हैं। सूत्र बता रहे हैं कि इन राज्यों पर ये एक्शन बहुत जरूरी था, खासकर अगर आप पावर सेक्टर में पेमेंट संबंधित जो डिसिप्लिन लाने के प्रयास सरकार काफी समय से कर रही है, क्योंकि इन राज्यों को कई बार इस बात की वार्निंग दी गई कि उन्होंने 7 महीने से भी ज्यादा समय से पेमेंट का भुगतान नहीं किया है, लेकिन उन्होंने इस पर कोई फैसला नहीं लिया। उसके बाद ये एक्शन लिया गया है। हालांकि कई तरह के विकल्प पर चर्चा चल रही है ताकि इन राज्यों को आर्थिक मदद दी जाए, ताकि वो भुगतान कर पाएं और फिर पावर एक्सचेंजेस से बिजली खरीद पाएं। उसमें एक विकल्प जिस पर चर्चा चल रही है वो ये कि इन राज्यों को EMI फैसिलिटी दी जाए, ताकि वो EMI के तौर पे जो जनरेशन कंपनीज हैं उनके पेमेंट का भुगतान कर पाएं। इसके अलावा इस बात पर भी चर्चा चल रही है कि REC, PFC जैसी जो कंपनियां हैं उनसे इन राज्यों को लोन लेने का विकल्प दिया जाए, ताकि वो REC, PFC से लोन ले ले और फिर जनरेशन कंपनियों का जो ड्यूज है उसको क्लियर कर दे। तो ये तमाम ऐसे मसले हैं जिस पर ऊर्जा मंत्रालय, पोस्को और संबंधित राज्यों के साथ चर्चा कर रही है और उम्मीद ये की जा रही है कि हफ्ते भर के अंदर इस पर फैसला हो जाएगा। कोविड के दौरान चर्चा में रही पैरासिटामोल दवा डोलो 650 की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट में दायर एक याचिका में दावा किया गया है कि फार्मा कंपनी ने डोलो 650 मरीजों को देने के लिए देश भर में डॉक्टरों को 1000 करोड़ रुपए के मुफ्त के गिफ्ट बांटे हैं। इस पर कंपनी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जयराम गोविंदराजू ने हमसे आज एक्सक्लूसिव बातचीत की और उन्होंने कहा कि ये 1000 रुपए सिर्फ डोलो 650 पर ही नहीं बल्कि कंपनी की दूसरी दवाओं के मार्केटिंग पर खर्च किए गए हैं। सर, ये 1000 करोड़ रुपए की फ्रीबीज को लेकर आज खबर है और इस पे जो टिप्पणी की जा रही है कि बेंच ऑफ जस्टिस है मिस्टर चंद्रचूड़ और जस्टिस बोपन्ना, उन्होंने बकायदा कंसर्न जताया और कहा है कि इट्स अ सीरियस मैटर। सर, आप इस पे क्या कहना चाहते हैं? 1000 करोड़ डोलो के ऊपर चर्चा किया फ्रीबीज में, ये सब बहुत एग्जैजरेटेड ये 1000 करोड़ है फॉर द एंटायर कंपनी, पूरा माइक्रो लैब्स, उनका 16-15 डिविजन्स का टोटल मार्केटिंग स्पेंड में बहुत सालों के लिए एक टोटल एक्सपेंडिचर है। सो ये नॉर्मली कम्स ये 5% ऑन द टर्नओवर परहैप्स आता है। मुझे इतना एग्जैक्ट डेटा नहीं मालूम है, बट उतना ही आता है, विच इज नॉर्मल स्पेंडिंग, उसके ऊपर कुछ नहीं है। एंड डोलो 60 जैसा ब्रांड प्राइस कंट्रोल में है, 2 रुपए का गोली है, एंड कोविड टाइम में इतना रॉ मेट इनपुट कॉस्ट भी बढ़ गया, इस पे वर्चुअली प्रॉफिट मार्जिन वेरी वेरी थिन। फिर भी ये डोलो 650 has become a प्रोटोकॉल ड्रग बन गया कोविड में, एंड वो दवाई हर जगह में अवेलेबल होना चाहिए करके हमने बेंट बैकवर्ड्स टू ज्यादा बना के पूरा कंट्री के लिए अवेलेबल करने के लिए बहुत मेहनत करके भी अवेलेबल किया।
ये भी किया, सम ब्रांड्स जिस मोर प्रॉफिटेबल है उसका प्रोडक्शन को कटेल करके डोलो 650 बनाया, बिकॉज दिस इज कंट्रीज नीड करके। एंड वो जो मेंशन किया हुआ है सम रिपोर्ट में ओनली 500 मिलीग्राम प्राइस कंट्रोल में है, 650 नहीं है, वो सब एब्सोल्युटली रॉन्ग है। एनी स्ट्रेंथ 650 मिलीग्राम हो या 500 मिलीग्राम हो या पीडियाट्रिक प्रोडक्ट्स हो, पैरासीटामोल इज अंडर प्राइस कंट्रोल। हमने प्राइस नहीं बढ़ाया, आपको भी मालूम है। ये इतना है, डॉक्टर्स बहुत लिख रहा है डोलो 650 को, एंड प्रोटोकॉल के आने के बाद परहैप्स और ज्यादा डॉक्टर्स लिखने के शुरू कर दिया। एंड दैट इज व्हाट डॉक्टर, आई मीन रिपोर्ट में भी आ गया, हर डॉक्टर्स लिख दिया। सो दिस इज ये कोविड टाइम अलोन नहीं है, इसके पहले भी ऐसा ही हुआ था। जब चिकनगुनिया का आया था एपिडेमिक, उस समय भी डोलो 650, बिकॉज डॉक्टर्स ने रियलाइज किया 650 मिलीग्राम इज बेटर देन 500 मिलीग्राम। 10-15 साल के पहले ही वो एक पीक मिला, और उसके बाद उसी स्पीड में ब्रांच चलने लगा। उसके बाद अगेन व्हेन डेंगू एपिडेमिक आया, तब भी डोलो 650 इतना पॉपुलर हो गया अमंग द डॉक्टर्स, एंड अगेन दोबारा चालू हो गया। आई मीन ग्रोथ, एक्स्ट्राऑर्डिनरी ग्रोथ में जर्नी चालू हो गया डोलो 650। ये देखे हर कॉम्पिटिटर्स हमारा जो 500 मिलीग्राम था वो भी 650 मिलीग्राम लेके आ गया। सो ये नेचुरल जर्नी ऑफ हमारा डोलो 650 है। एंड कोविड टाइम में इतना अवेयरनेस था, इतना सोशल मीडिया था, इसकी वजह से डोलो 650 का नाम और ज्यादा बाहर आ गया। अदरवाइज ये कुछ नया बात नहीं है। इट इज लास्ट 25 years द ब्रांड जर्नी नहीं है। 25 years बैक हमारा छोटा सा फील्ड फोर्स है, साउथ बेस्ड कंपनी था, एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हम प्रमोशन करते करते ऑल इंडिया बन गया। नाउ 600 पीपल आर प्रमोटिंग द प्रोडक्ट। सो जो स्पेंडिंग जो बोल रहा है फ्रीबीज, ये डोलो 650 में हमने सैंपल दिया, पैड पेन वगैरह स्मॉल पेन्स दिया, एंड बुक्स बांट के बुक्स प्रिंट करके बांटा, स्मॉल बुक्स ऑन फीवर। ओके, वो प्रिंट करके सम 30,000 डॉक्टर्स के लिए हमने बांटा, फ्री ऑन साइंटिफिक डिसेमिनेशन करके हमने बांटा। एंड कोविड टाइम में पेशेंट एजुकेशन पोस्टर्स डाला, गो फॉर कोविड वैक्सीनेशन, इट इज गुड फॉर यू, एंड फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस वेरियस लैंग्वेज में भी करके हमने कोविड वैक्सीनेशन सेंटर में स्टिक किया। जो उनको ऊपर से आदेश हैं कि भाई इनको तंग करना है, ऊपर से आदेश हैं, अड़चने अड़ाओ, अड़चने आएंगी, काम नहीं रुकेगा। शराब के ठेकों में दिल्ली में भयंकर भ्रष्टाचार हुआ। अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की सांठगांठ सामने आई। एक्साइज मंत्री एक्सक्यूज मंत्री तो बन गए हैं, कहीं उनकी भी यादाश्त न चली जाए। सीबीआई ने दिल्ली सरकार की एक्साइज नीति में हुई कथित भ्रष्टाचार पर डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दिया है। एफआईआर में 15 लोगों के नाम हैं, जिसमें सिसोदिया को आरोपी नंबर 1 बनाया गया है। इससे पहले आज सुबह सीबीआई ने मनीष सिसोदिया के आवास समेत 7 राज्यों में 21 ठिकानों पर छापेमारी की। सीबीआई ने दिल्ली के पूर्व एक्साइज कमिश्नर ई गोपाल कृष्णा के यहाँ भी छापेमारी की है। सीबीआई के एक्शन के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर निशाना साधा। वहीं पलटवार में बीजेपी भी जमकर इल्जामों के तीर चला रही है। केजरीवाल ने आरोप लगाया कि जिस दिन अमेरिकी अखबार में दिल्ली के एजुकेशन मॉडल की तारीफ की गई, उसी दिन केंद्र सरकार ने मनीष सिसोदिया के घर सीबीआई भेज दी। वहीं बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने पलटवार करते हुए विदेशी अखबारों में छपे आर्टिकल को पेड न्यूज बताया है। केजरीवाल ने आज सिसोदिया पर सीबीआई रेड पर सवाल उठाते हुए कहा कि जिस शिक्षा मंत्री और जिसकी शिक्षा नीति को लेकर न्यूयॉर्क टाइम्स ने तारीफ की है, उसी से परेशान होकर उस पर यह रेड की गई है। अमेरिका दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश है। अमेरिका दुनिया का सबसे अमीर देश है और अमेरिका का सबसे बड़ा अखबार है न्यूयॉर्क टाइम्स। न्यूयॉर्क टाइम्स में खबर छपने के लिए बड़ा मुश्किल होता है न्यूयॉर्क टाइम्स में खबर छपना। कल के न्यूयॉर्क टाइम्स के फ्रंट पेज पे ये खबर छपी है।
दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश के सबसे बड़े अखबार के फ्रंट पेज पे ये दिल्ली के शिक्षा मॉडल पे खबर छपी है और इस खबर में लिखा हुआ है कि दिल्ली के अंदर, भारत में दिल्ली के अंदर शिक्षा क्रांति हो रही है। दिल्ली के सरकारी स्कूल बहुत शानदार हो गए हैं। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में अब लोग अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों से नाम कटा कटा के दिल्ली के सरकारी स्कूलों में भर्ती करा रहे हैं और दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले गरीब बच्चे अपना अच्छा करियर बना बना के अपने अपने परिवारों की गरीबी दूर कर रहे हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स के फ्रंट पेज के ऊपर पूरी दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश के सबसे बड़े अखबार के फ्रंट पेज के ऊपर भारत के बारे में इतनी अच्छी खबर छपना, दिल्ली के बारे में इतनी अच्छी खबर छपना, हर भारतवासी का आज सीना चौड़ा है। मैं सभी भारतवासियों को बधाई देना चाहता हूं, बहुत बहुत बधाई। इस खबर में मनीष सिसोदिया जी की फोटो छपी है। न्यूयॉर्क टाइम्स के फ्रंट पेज पे आने के लिए दुनिया के सभी देशों के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति मतलब बेचैन रहते हैं कि हमारा नाम, हमारी फोटो आनी चाहिए। वहां पे मनीष सिसोदिया जी की फोटो छपी है आज कल के न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर। इस खबर का मतलब यह है कि मनीष सिसोदिया को भारत, दिल्ली का नहीं, देश का नहीं, दुनिया का सबसे अच्छा शिक्षा मंत्री घोषित किया गया। एक तरह से मनीष सिसोदिया जी दुनिया के सबसे अच्छे शिक्षा मंत्री हैं। ये बहुत बहुत गर्व की बात है। न जाने कितने सालों के बाद, मुझे तो पुराना कोई याद नहीं आ रहा कि न्यूयॉर्क टाइम्स के फ्रंट पेज के ऊपर भारत के बारे में कोई इतनी बड़ी पॉजिटिव स्टोरी छपी हो। कुछ नेगेटिव स्टोरीज तो देखी है मैंने। 1-2 साल पहले छपा था कि कोरोना में सबसे ज़्यादा मौतें हो गई भारत में, और कई सारी देखी, लेकिन पॉजिटिव इतनी बड़ी स्टोरी बड़ी बात है। दिल्ली में मनीष सिसोदिया के घर चल रही सीबीआई की रेड में क्या अपडेट है, ये जानने के लिए आइए सीधा चलते हैं दिल्ली, जहां से जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी पुलकित। सुबह 8:30 बजे दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के यहाँ रेड शुरू हुई थी। तस्वीरें आप देख लीजिए। अभी तक मनीष सिसोदिया के यहाँ सीबीआई की टीम मौजूद है और इसी के साथ 21 और ठिकानों पर ये रेड शुरू की गई थी। सीबीआई को इस रेड के दौरान अब तक क्या क्या मिला है ये भी समझ लीजिए कि सीबीआई ने उनका फोन जब्त किया है, लैपटॉप जब्त किए हैं और कुछ पेपर भी जब्त किए हैं। उनकी गाड़ी से भी कुछ पेपर निकले हैं, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई कि किस तरीके से गाड़ी में से कुछ पेपर निकले हैं और ये तमाम चीजें जब्त की गई हैं। अब जो एफआईआर है, अगर हम उसे देखें तो 16 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें वो कंपनियां हैं जिन्हें टेंडर मिले, इसके अलावा कुछ अधिकारी हैं जो एक्साइज पॉलिसी बनाने में रहे, और साथ ही पहला नंबर जो आता है वो मनीष सिसोदिया का आता है उसके अंदर। उसके बाद में जो कमिश्नर थे, एक्साइज कमिश्नर, उनका नाम आता है। तो इन तमाम चीज़ों के साथ सीबीआई का जो इन्वेस्टिगेशन है वो आगे बढ़ रहा है। हालांकि अगर पूरे मामले को समझे तो 144 करोड़ का मामला है, इसके अलावा 30 करोड़ का मामला है। 144 करोड़ वो जो ये जितने भी टेंडर इशू हुए थे कोरोना के दौरान, उन्हें 144 करोड़ की छूट दी गई थी, उस पर प्लस 30 करोड़ रुपए का मामला वो जो एयरपोर्ट पर जिसे टेंडर दिया गया था उसको फीस वापस की गई थी। तो इस तरीके के मामले, आरोप जो है वो मनीष सिसोदिया के ऊपर लगाए गए थे। हालांकि दिल्ली सरकार ने और मनीष सिसोदिया ने भी एलजी पर ये आरोप लगाए थे कि उन्होंने आखिरी वक्त पर पॉलिसी में परिवर्तन किया, जिसकी वजह से दिल्ली में तमाम जो शराब की दुकानें थी वो नहीं खुल पाई और कुछ जो दुकानें खुली उन्हें सीधा फायदा दूसरी दुकानों का हुआ जो नहीं खुल पाई। तो ये हालात हैं अभी मनीष सिसोदिया के घर के बाहर के, जहां सीबीआई की टीम अभी तक अंदर है। सीबीआई आज दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के रेसिडेंस पर रेड कर रही है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं आतिशी, जो कि बहुत ही प्रमुख स्पोक्स पर्सन है आम आदमी पार्टी की। मैम, इस पे सबसे पहला कमेंट क्या करेंगे आपकी? अभी सीबीआई की अभी भी रेड चल रही है एक्साइज पॉलिसी के ऊपर। देखिए, पूरा देश देख रहा है कि जिस दिन न्यूयॉर्क टाइम्स के फ्रंट पेज पे दिल्ली के शिक्षा मॉडल की बात होती है, मनीष सिसोदिया की फोटो छपती है, उसके अगले दिन सीबीआई रेड करने के लिए उनके घर पहुंच जाती है। तो ये बिल्कुल साफ है कि जो काम आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल की सरकार कर रही है, जो अच्छे स्कूल, अच्छे अस्पताल वो बना रहे हैं, और जो उसको देश और दुनिया में ख्याति मिल रही है, वो भारतीय जनता पार्टी को हजम नहीं हो रहा है।
आज भारतीय जनता पार्टी देख रही है कि दिल्ली में 2 बारी आम आदमी पार्टी जीत गई, उसके बाद पंजाब में सरकार बन गई, गुजरात में अरविंद केजरीवाल की सफलता बढ़ती जा रही है दिन ब दिन। ये भारतीय जनता पार्टी से, प्रधानमंत्री मोदी जी से हजम नहीं हो रहा है, इसलिए वो आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल को रोकने की कोशिश कर रहे हैं और ये सीबीआई रेड भी उनका एक ऐसा ही प्रयास है। आपको दूसरी पार्टी से भी कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है? कांग्रेस के एआईसीसी जनरल सेक्रेटरी अभिषेक दत्त ने इल्ज़ाम लगाया कि मनीष सिसोदिया बार ओनर से मिलते थे और लगातार उनके साथ संपर्क में थे, जिसकी वजह से एक्साइज पॉलिसी में भी चेंजेस किए गए थे और मल्टीपल बार ओनर्स के साथ उनके कॉन्टैक्ट थे, जिसकी वजह से ये सारे पॉलिसी में फेरबदल किया गया था। देखिए, हम तो शुरू से ही कह रहे हैं कोई भी एजेंसी जांच कर ले। अभी तो सिर्फ सीबीआई जांच कर रही है, ईडी भी चाहे तो जांच कर ले, दिल्ली पुलिस जांच कर ले, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जांच कर ले। आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार की किसी भी पॉलिसी में 1 पैसे का भी भ्रष्टाचार नहीं मिलेगा। ये पहली बारी थोड़ी है आम आदमी पार्टी के खिलाफ केस हो रहा है। आज तक 150 केस आम आदमी पार्टी के मंत्रियों, नेताओं और विधायकों के खिलाफ हो चुके हैं, लेकिन एक भी मामले में 1 पैसे का भ्रष्टाचार भारतीय जनता पार्टी की कोई भी एजेंसी साबित नहीं कर पाएगी, आज भी नहीं कर पाएगी। लेकिन ये रेड पूरे देश को दिखा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी केजरीवाल से डरते हैं, केजरीवाल की बढ़ती हुई सफलता से डरते हैं कि दिल्ली, पंजाब के बाद अब गुजरात में भी केजरीवाल को सफलता मिल रही है। इस बात से भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री जी परेशान हैं। जी, तो ये संदेश आ रहा है आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता आतिशी से कि जो नरेंद्र मोदी की सरकार है वो डर गई है अरविंद केजरीवाल की बढ़ती लोकप्रियता से और इसीलिए उनको रोकने के लिए ये सीबीआई का रेड हो रहा है। और सीबीआई की कार्रवाई पर आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा है कि ये कार्रवाई बदले की भावना से की गई है। वहीं दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का कहना है कि आम आदमी पार्टी का भ्रष्टाचार लोगों के सामने आ रहा है। सीबीआई, ईडी, दिल्ली पुलिस का जितना दुरुपयोग आम आदमी पार्टी के खिलाफ इन लोगों ने किया है, भाजपाइयों ने, मेरे ख्याल से किसी और पार्टी के खिलाफ नहीं किया होगा। और ये पहली बार नहीं है। आपको याद होगा मुख्यमंत्री के दफ्तर पे सीबीआई पे का छापा मारा था, क्या निकला आज तक उसमें? इन्हीं उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पे पहले भी सीबीआई का छापा मारा था, क्या निकला? कुछ नहीं। सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार कर रखा है, दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री को, शिक्षा मंत्री पे कार्रवाई कर रहे हैं। तो दिल्ली के शिक्षा और स्वास्थ्य मॉडल से इनको परेशानी है, उसकी बढ़ती लोकप्रियता से परेशानी है। मनीष सिसोदिया जी की पहले पेज पर फोटो छपती है न्यूयॉर्क टाइम्स अमेरिका में, दिल्ली के शिक्षा मॉडल की वहां चर्चा होती है, केजरीवाल के मॉडल की, दिल्ली के मनीष सिसोदिया की शिक्षा क्रांति की चर्चा हो रही है, और दूसरे दिन आप सीबीआई भेज रहे हैं। भ्रष्टाचारी जितना मर्जी ईमानदारी का चोला पहन ले, वह भ्रष्टाचारी ही रहता है। और आम आदमी पार्टी का भ्रष्टाचार एक बार नहीं कई बार देखने को सामने आया है। आज मुद्दा है शराब के ठेकों का, शराब के ठेकों में हुए भ्रष्टाचार का, और इस विभाग के मंत्री हैं मनीष सिसोदिया जी। जिस दिन सीबीआई को जांच दी उसी दिन शराब नीति को वापस लिया। अगर शराब नीति में कोई घोटाला नहीं था तो उसको वापस क्यों लिया? क्योंकि शराब के ठेकों में भ्रष्टाचार हुआ। शराब के ठेकों में दिल्ली में भयंकर भ्रष्टाचार हुआ। अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की सांठगांठ सामने आई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोवा में हर घर जल उत्सव कार्यक्रम में जनता को संबोधित किया। इस दौरान पीएम ने विपक्षियों पर करारा प्रहार करते हुए कहा कि सरकार बनाने से ज्यादा मेहनत देश बनाने के लिए करनी पड़ती है। इसके अलावा पीएम मोदी ने कहा कि बीते 8 सालों में हमारी सरकार जल सुरक्षा के लिए जुटी है, जिसका मकसद हर घर को साफ पानी, पीने का पानी मुहैया करवाना है। हमारी सरकार बीते 8 वर्षों से इसी भावना के साथ वाटर सिक्योरिटी, जल सुरक्षा के कार्यों को पूरा करने में जुटी है। ये सही है कि सरकार बनाने के लिए उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती, लेकिन देश बनाने के लिए कड़ी मेहनत करनी होती है और सबके प्रयास से होती है। हम सभी ने देश बनाने का रास्ता चुना है, इसलिए देश की वर्तमान और भविष्य की चुनौतियों का लगातार समाधान कर रहे हैं।
जिन्हें देश की परवाह नहीं होती, उन्हें देश का वर्तमान बिगड़े या भविष्य कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे लोग पानी के लिए बड़ी बड़ी बातें जरूर कर सकते हैं, लेकिन कभी पानी के लिए एक बड़े विजन के साथ काम नहीं कर सकते। और स्वदेश आर के इस एडिशन में फिलहाल इतना ही। मुझे और पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप बने रहिए ईटी नाउ स्वदेश के साथ।